आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी क्लास 7th देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारा अतीत भाग 2 है। ये पहले और दूसरे चैप्टर में देखा। पहले चैप्टर के अंतर्गत 750 से लेकर के 1750 के बीच में जो भी चेंजेस आए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 750 के आसपास जो हमारी कन्नौज की सत्ता थी यानी मध्य भारत की सत्ता थी, वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गई और कई छोटे छोटे सामंती राज्य स्थापित हुए जिनका फायदा दिल्ली के सुल्तानों ने उठाया, है ना। तो ये चैप्टर जब 1000 वर्षों के इतिहास का देख रहे थे तो हमने मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम पूर्व और दक्षिण भारत को भी देखा था। पल्लव साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य को देखा था। सेकेंड चैप्टर में हमने लगभग जो 300 वर्षों का इतिहास रहा, चाहे वो दक्षिण भारत का चोलकालीन वास्तुकला से रिलेटेड हो या चोलकालीन राजा, पल्लव राजा वगैरह, जो उनकी मंदिर निर्माण शैली, आर्किटेक्चर जो उनका था, वास्तुकला शैली, इसके अलावा उन्होंने जो चित्रलिपि, चित्रांकन किया, जो मूर्तियां बनवाई, तो वो सारी चीजें हमने देखी। कांस्य कला के नमूने देखे और कांसे का काम मोहनजोदड़ो और चोल काल का लगभग एक समानता है, क्योंकि इस समय हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी ना, वो काफी डेवलप अवस्था में थी, तो इसलिए कांस की ढलाई का काम बहुत तेजी से होता था और काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां, कांस की नटराज की मूर्ति एक अनुपम उदाहरण है चोलकालीन वास्तुकला का। इसके अलावा फिर धीरे धीरे 750 से लेकर के लगभग 1000 के आसपास क्या हुआ कि भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए, अरब आक्रमणकारी भारत आने लगे। आपने मोहम्मद गौरी को देखा कि 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया। ये कैसा हुआ, कैसे सामंती राज्य व्यवस्था स्थापित हुई, है ना। केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे क्या हुई, छिन्न भिन्न होने लगी और छोटे छोटे साम्राज्य बनकर के खड़े हुए जो आपस में संघर्षशील रहते थे। और जब वो आपस में संघर्षशील रहेंगे तो क्या होगा, अन्य लोगों को फायदा मिल जाएगा। जो ताकतवर होगा वो उनको कुचल करके क्या करेगा, अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। तो इसी तरह क्या हुआ, 1206 के आसपास दिल्ली में एक नई सत्ता स्थापित हुई और उसका नाम था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश या मामूलक वंश, है ना। तो ये पहली बार शुरुआत हुई कि मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया, लाहौर से सत्ता चलने लगी। गुलाम वंश के बाद तुम्हारा और अंश आए, खिलजी आए, है ना, लोधी वंश आया, तुगलक वंश आया। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फिर आपका मुगल चला जाएगा। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और टेलीग्राम पर डेली अपडेट मैं देता हूँ, तो वो वहां पर जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप सीधे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अध्याय 2 में हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में किसी ऐसे राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही। नहीं, दिल्ली अभी तक तो राजधानी कभी बनी ही नहीं। पहले क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र से स्थानांतरित हुई तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, कन्नौज पहुंच गई। कन्नौज के बाद सीधे लाहौर चली गई। तो अभी दिल्ली तो राजधानी बनी नहीं ना, दिल्ली के आसपास कोई केंद्रीय सत्ता थी। भाई हर्षवर्धन के समाप्त हो जाने के बाद धीरे धीरे यहाँ का वर्चस्व समाप्त हो गया, जिसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में बना। यानी दिल्ली का जो मेन काम हुआ ना, वो 12वीं सदी के आसपास हुआ। दिल्ली के सुल्तान, जो मुस्लिम सुल्तान या अरब आक्रमणकारी है, उनके माध्यम से दिल्ली को और मजबूत किया गया। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। सबसे पहले जब राजधानी बनी तो वो तोमर राजपूतों के काल में। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चहमान के नाम से जाना जाता है, चौहान वंश ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अभी तक दिल्ली का कोई नाम वाम नहीं सुना। इसके पहले क्या थे, उज्जैन थे, एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र था। दक्षिण में देखे तो मदुरई था, है ना। और भी कई सारे शहर थे। उत्तर में देखे तो तुम्हारा कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र था, इधर पालक पटना के आसपास का क्षेत्र जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, है ना। तो यही क्या थे, ये तुम्हारे सारे अच्छे अच्छे केंद्र थे जहाँ वाणिज्य व्यापार बहुत अच्छा होता था और राज्य भी यहीं से संचालित होता था। लेकिन तोमर राजपूत ने क्या किया, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। और जबकि एक छोटा सा एक एरिया था, उनको फिर चौहानों ने हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। देखो, जैनियों का सबसे ज्यादा मथुरा में है, मथुरा, गुजरात, है ना। धीरे दिल्ली दिल्ली की तरफ, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया।
यहाँ देहलीवाल कह जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। भाई लोकल मार्केट था तो वहां पर सिक्के डाले जाते थे। अब ये 13वीं 14वीं शताब्दी का आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक मार्ग है, ये भाई एक किनारा है यमुना नदी का, और इसके आसपास जो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह नगर, है ना, मौजा खास, शीरी, जहांपना, दिल्ली यमुना, कुतुब मीनार, फौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सारे नए नए शहर बसने लगे। ठीक है, जब दिल्ली पर सुल्तानों का आक्रमण हुआ और दिल्ली को लूट पाट के दिल्ली प्रमुख केंद्र बन गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्षेत्र डेवलप होना शुरू हो गए। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुई? 1206 में। मामूलक वंश पहला था जिसने सत्ता स्थापित की। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब देखो हुआ क्या, जब मामूलक वंश स्थापित हुआ तो राजधानी लाहौर थी, लेकिन क्या हुआ, गजनवी के जो 3 प्रमुख साझेदार थे ना, एक को हमारा अफगानिस्तान का एरिया मिल गया, है ना, दूसरे को तुम्हारा ये मिल गया लाहौर के इधर का पूर्वी साइड का, और एक को मिल गया लाहौर के पश्चिमी साइड का। अब तीनों में क्लैशेज होने लगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसको थोड़ा सा इधर उधर किया। लेकिन जब दूसरा सुल्तान आया तो उसने राजधानी ही बदल दी, और राजधानी बदल के कहाँ ले आया, उसको ले आया दिल्ली। क्षेत्र नजर तालिक एक पर नजर उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनती है। तो यही है तुम्हारे आदिलाबाद, दिल्ली एक कोना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, जहांपना नगर, है ना, हौज खास, ये सब मिलकर के एक दिल्ली का एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जिस इलाके को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, और मानचित्र एक फुट दिल्ली एक पूना, सीरी, जहांपना को पहचानिए। अब देखो ये नगर मिलकर के क्या हुए, दिल्ली का दिल्ली बन गया, छोटे छोटे नगर। आ गई ना बात समझ में? अब क्या, अब तालिका देख सकते हैं दिल्ली के शासक। सबसे पहले किसने? तोमरों ने। तोमर जो चौहान राजपूत थे, राजपूत वंश, तोमर, अनंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों ने क्या किया, सत्ता स्थापित करी। उसके बाद प्रारंभिक जो तुर्की शासक थे, पहले अरब आक्रमणकारी भारत आया, फिर तुर्की भारत आ गया, और तुर्कियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान आए, बलबन आया। टाइम पीरियड देख सकते हो, आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 के आसपास, 1130 से 45 अनंगपाल आया, है ना। तो ये सारे, और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का आपको पता है कि उसने 2 युद्ध लड़े और दूसरे युद्ध में वो मारा गया। पृथ्वीराज चौहान आपने मूवी भी देखी होगी। तुर्की शासन की स्थापना 1206 से 1290 के बीच रही। 1206 में मामूलक वंश की नींव पड़ी भारत में, है ना। 4 साल, मात्र 4 वर्ष, और ये शासक नहीं बना, ये एक सिपह सलार के रूप में काम करता रहा। जो ओरिजिनल शासक दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है उसे कहा जाता है इल्तुतमिश, है ना। ये लगभग 26 साल इसने शासन किया। उसके बाद रजिया है, ये भी 4 साल रही, है ना। गयासुद्दीन बलबन आया 1266 से लेकर के 1287, इसके बाद डिक्लाइन कर गया। और उसके बाद आया खिलजी वंश, 1290 से 1320 के आसपास खिलजी वंश रहा। 30 सालों तक ही रहा, लेकिन बड़े बड़े चेंजेस हुए। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 6 साल रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको मार करके 1296 से 1316 तक शासन किया। फिर जो शासक आया काफी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर तुगलक वंश आया, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये मोटा मोटा इतिहास 1388 तक चला। फिर सैयद वंश आया खिज्र खां के अंडर में। फिर लोदी आया, बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी वगैरह। ठीक है, तो ये है दिल्ली सल्तनत आपकी। और उसके बाद मुगल वंश आ जाता है। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके अभिलेख, इनके सिक्के, इनकी स्थापत्य कला, खासकर भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। अब देखो भाषा को समझो। सबसे पहले जब भारत में, प्राचीन भारत हमने पढ़ा, तो उसमें क्या बात, कौन सी भाषा थी? संस्कृत। ठीक है, उसके बाद प्राकृत हो गई आम जनमानस की, उसके साथ पाली, ठीक है, ब्राह्मी लिपि आ गई। गुप्त काल में फिर धीरे धीरे खड़ी बोली का, संस्कृत का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे रैशनल यही प्राकृत भाषा चलती रही। फिर अरबी आई, अरब लोगों के आने से, है ना। उधर अगर पश्चिमोत्तर भारत में देखेंगे तो उधर अरमाइक लिपि चल रही थी उस समय।
है ना। अरबी के साथ साथ अब धीरे धीरे फारसी आ गई, है ना। जितने भी राजकाज होंगे सब फारसी भाषा में होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हमने बताया था नकलनवीस, नकलनवीस के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था। इसका काम होता था डाटा इकट्ठा करना और उसको लिखना सुंदर राइटिंग के माध्यम से। तो नकलनवीस देखो अपना काम कर रहे हैं, पांडुलिपियों को देख करके नई किताबें तैयार कर रहे हैं फारसी भाषा में। और इनको संस्कृत का भी ज्ञान था, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा या प्राकृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा, ब्राह्मी का ज्ञान नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, पांडुलिपियों को कैसे पढ़ेंगे। करने के चरण कागज तैयार करना, फिर लेखन कार्य होता था, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला करके उनका प्रयोग करना, यानी स्याही जैसा बना करके उनको चमकीले अक्षर से बना दिया जाता था। फिर जिल्द, जिल्द साजी का काम करना, जिल्द साजी का मतलब दफ्ती वगैरह कवरिंग वगैरह करना। ठीक है, ये 4 काम होते थे पांडुलिपि को तैयार करने के चरणों में। अब तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। जैसे हरिशेन के बारे में आपने सुना था, क्या करता था, वो न्याय भी करता था और न्याय के अलावा वो और भी काम करता था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति उसने लिखी, तो इसका मतलब वो लेखक भी था, लिखता भी था। ठीक है। न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कौन, प्रशासन के जो लेखक सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे, है ना। ये एक तो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, लिखते थे, नकलनवीस भी होते थे, और प्रशासन संबंधी राजा को, सम्राट को सलाह भी देते थे। और वो ये मानते थे कि शासन कैसा हो, न्याय संगत हो, तो राजा को न्याय संगत बनाने पे बल देते रहे होंगे। अब 13वीं सदी के अधिक फक्र मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर सेना नहीं होगी किसी भी शासन में, या पुलिस नहीं होगी किसी भी शासन में, तो क्या होगा, अराजकता आएगी कि नहीं अराजकता आएगी। तो राज्य का काम ही है ना कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन 3 चीजों पर बेशक काफी मात्रा में काम करना। अब सुरक्षा अगर किसी को नहीं दे पाएंगे तो राज कैसे चलेगा, उनकी शासन सत्ता कैसे चलेगी। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, से बिल्कुल सही बात। आपको आईएएस बना दिया जाए और ये कह दिया जाए वेतन नहीं दिया जाएगा, तो आप कहोगे यार क्या करेंगे ऐसी नौकरी का जिसमें वेतन नहीं। भाई रोजगार, रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ अगर आपको वेतन नहीं मिलेगा तो आप कैसे आप जीवन यापन करेंगे। तो जीवन यापन करने के लिए कुछ तो ऐसे स्रोत चाहिए जिनके माध्यम से आप जीवन, आप क्यों तैयारी करेंगे, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़े, है ना, फिर मास्टर बुक पढ़े, रेफरेंस बुकें पढ़े, नोट्स बनाए, एग्जाम में फेल हो जाए तो फिर अगले साल, यानी एक मान के चले पंचवर्षीय योजना बना के बैठे हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो राजा के वेतन के बिना सैनिक क्या नहीं रह सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन किससे आता है, आप सभी ने पढ़ा था कि कर वसूल किया जाता था। गरही चरही अनेक प्रकार के कर इकट्ठा किए जाते थे, लगभग 500 प्रकार के शब्द मिले हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। आप समझना कि सब एक चीज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सैनिक होंगे, है ना, और न्यायिक राजा होगा, क्या होगा, बेहतर काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो किसान खुशहाल होंगे, किसान खुशहाल होंगे तो कर भी देंगे, कर देंगे तो राजा सेना का मनोबल बढ़ाएगा, वेतन देगा, और वेतन देगा तो शासन की मजबूती होगी। तो घूम फिर के वो सारे काम क्या है, एक रोटेशन में चलते रहते हैं। वर्तमान सरकार की अगर लोक कल्याणकारी भावना से काम नहीं करे, लोक कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट की भावना से अगर काम नहीं करेगी तो क्या होगा, क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। अगर पुलिस सबको सुरक्षा न दे पाए तो क्या चीजें बेहतर तरीके से चल सकती है, नहीं चल सकती। आप देखते हो जहां थोड़ा बहुत चूक हो जाती है वहां कोई ना कोई कांड हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी का बलात्कार हो जाता है, किसी के घर में चोरी हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है ना। तो ये सारे काम होते हैं और लोगों के इतना डर भी नहीं है। अगर ये नियम कानून ना हो तो क्या आप जीवन यापन सुखमय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो लोक कल्याणकारी कार्य बना, राज्य बनाना है तो थोड़ा सा क्या होगा, नियम कानून, सेना, पुलिस, ये सब काम करने पड़ेंगे। प्रशासक के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, तवारीख के लेखक नगरों, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। अब देखो, जो भी रिकॉर्ड तैयार करेगा ना, वो ऐसी जगह पर रहेगा जहां पर उसको कागज, है ना,
रहने का निवास स्थान, बेहतर तरीके का जीवन में अपन उसको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो वो ज्यादातर बड़े बड़े लोग कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। जैसे वर्तमान सांसद विधायक कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े शहरों में रखते हैं। आपके पास रहेंगे? गाँव में रहेंगे क्या? है ना, शहरों में रहते हैं। लखनऊ जैसे शहरों में, मान लिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ के जितने भी सांसद विधायक ज्यादातर कहाँ रहेंगे? अपने अपने निजी शहर में रहेंगे। गांव से वापस गांव से निकल आएंगे। सांसद ज्यादातर कहाँ रहते हैं? जब सेशन चलता है तो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो वैसे ही क्या करते थे, जो भी बड़ा हो जाता है वो शहर की तरफ भागता है। आप आईएएस बन जाएंगे तो क्या गांव में रहेंगे जाके? क्या आप आईएएस बनेंगे तो गांव में तो रहेंगे नहीं, शहर में बड़ी सी हवेली बनवाएंगे, वही रहना, जीवन यापन करना शुरू करेंगे। क्योंकि सभी को लगता है शहर का जीवन सुखमय है। तो हाँ, जरूर सुखमय है। जिसके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, उसके लिए सुखमय है। और जिसको वही रोज धरने में काम करना है तो उसके लिए कम सुखमय है। गांव में शायद ही कभी रहते हों, तो वे अक्सर इतिहास, सुल्तानों के लिए और ढेर सारे इनाम कामने की कारण, आशा के कारण लिखते थे। इसीलिए वो क्या करते थे? प्रशंसा बहुत करते थे। है ना, जैसे आपने समुद्रगुप्त की एक वो प्रयाग प्रशस्त के बारे में पढ़ा था कि हजारों वार हुए उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहा, उसके घाव बने थे। अब सोचो, आज एक गोली लग जाए आदमी मर जाता है, एक तलवार घुस जाए तो सेप्टिक से आदमी मर जाता है ना। तो उस समय समुद्रगुप्त, लेकिन उस सब महान राजा थे माना जाता है। ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार व लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते। जन्म सिद्ध अधिकार यानी एफआर, फंडामेंटल राइट, जन्म के आधार पर यानी प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति को मिलता है ना, वो, और लिंग भेद पर आधारित, लिंग भेद यानी महिला पुरुषों को के साथ विभेद नहीं करना है। जैसा आप पुरुष के लिए रखते हो वैसा महिला के लिए रखना है ना। अब जन्म से अधिकार के, जन्म से अधिकार पर विशेषाधिकार दावा, उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते थे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार वापस आपस में मिला है। तो ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अन्य व्यक्ति नहीं बन सकता। या क्षत्रिय वंश का व्यक्ति ही क्या करेगा? राजा बन सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं बन सकता। पूजा पाठ किसका काम है? ब्राह्मणों का काम है। राइटिंग का काम किसका? इतिहास लेखन का काम किसका है? ब्राह्मणों का काम है। और जन्म के आधार पर, यानी अब देखो, एक तो जन्म सिद्ध अधिकार की बात करने लगे, दूसरा लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने पर सलाह देते थे, है ना। स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक रखना संबंधी अंतर, लिंग भेद ये बनाए रखना चाहते थे। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यानी लिंग भेद भी वर्तमान में क्या है? लिंग, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान, है ना, इन सभी के आधारों पर आपसे विभेद नहीं किया जाएगा। आपको आर्टिकल 15 आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहते थे? जो भी ये जाहिल लोग थे, इनका मानना था कि शरीर की बनावट के कारण कुछ विशेष कामों के लिए पुरुष, जैसे लड़ने का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। लेकिन वर्तमान में कई देशों के पास महिला आर्मी है जो बहुत अच्छे से तरीके से काम कर रही है। भारत भी अब इस मामले में काफी आगे बढ़ चुका है ना। आप पुलिस वगैरह में देख सकते हैं, महिला काफी पोजीशंस पे है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। आप भी महिला है, आईएएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, प्रशासन में हिस्सेदारी करना चाहती हैं। बहुत सारी महिला सांसद हैं, विधायक हैं, है ना, जो काफी ईमानदारी पूर्वक, काफी बेहतरी के साथ अपना काम कर रही हैं। तो ये लिंग भेद जो बनाए रखना चाहते थे, ये एक अवैज्ञानिक या अतार्किक चीज है। अतार्किक का मतलब ये होता है ना कि महिलाओं को, जैसे कोई कहता है ना उनका दिमाग घुटनों में होता है, महिला दिमाग ज्यादा खर्चा नहीं करती, क्योंकि महिला इमोशनल ज्यादा होती है। देखो, जब आप किसी को हजारों वर्षों तक दबा के रखेंगे ना, तो उसकी जो संतानें आएंगी उस रूप में, तो वो धीरे धीरे उतनी सक्षम नहीं रह जाएंगी। अगर सक्षम बनाना है तो उनको स्वतंत्र और खुले विचार के माध्यम से बना सकते हैं। तो यहाँ जन्म का अधिकार की मतलब कुछ वंशों को ही शासन की सत्ता में भागीदारी करने का अधिकार है, यानी एक नकारात्मक बात कही गई है। ठीक है, शासन सत्ता में जन्म के आधार पर क्यों, काम के आधार पर लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो जैसा काम करेगा उसको भाई, कोई उसका काम ही जो है क्या कहते हैं, उसका काम ही गलती करना है, तो उसको गलती करने वाले को जेल में डालो, वो चाहे जिस वंश का हो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी असमानता चरम पर थी। असमानता क्या हो गई? चरम पर थी, क्योंकि जो राइटर, इतिहासकार वगैरह थे, ये तो भारत के ही थे ना। शासक मान लिया बाहर से आए थे, लेकिन ये सब तो उस समय के जाहिल लोग यहीं के थे ना। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंगापुर पर बैठी। अब देखो, ममुलक वंश की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 के आसपास दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश आया, है ना। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बना ली। अब इल्तुतमिश दिल्ली से शासन करने लगा। उसके बाद जब उसको 1236 के आसपास उसने शासन की बागडोर रजिया सुल्तान के हाथों में देकर मर गया। उसके बेटे भी थे, लेकिन बेटे किसी योग्य नहीं थे। रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मेहनार ने सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। सोचो, सबसे योग्य महिला थी, और कई इतिहासकार मानते हैं कि महिला के अंदर सॉरी रजिया के अंदर वो सारे गुण थे जो किसी एक महान सम्राट में होने चाहिए, लेकिन उसका स्त्री होना ही सबसे बड़ी बात, गलत बात थी। देखो, मतलब सोच देखो, आपके अंदर सारे सब सक्षम हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना, लेकिन आप चूंकि आप स्त्री हो तो आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में कई घटनाक्रम हुए, है ना, जिसमें महिला होने के कारण पुरुष अगर किसी महिला को छोड़ देता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर महिला किसी पुरुष को अच्छी जगह पर पहुंचने के बाद छोड़ दे तो बड़ा गलत माना जाता है। उस समय यही था। सिराज ने स्वीकार भी किया है कि वह अपने सभी भाइयों में से सक्षम योग्य थी, फिर भी वह महिला थी, तो वो रानी बन सकती थी, लेकिन शासक के रूप में मैं मान्यता नहीं दे सकता, ये मैना सिराज कहता है। लेकिन फिर भी वह रानी को शासक के रूप में, सॉरी, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, जो दरबार के लोग थे। अब दरबार के लोग में कैसा लगेगा, मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो जो भी नीचे वाले लोग थे उनको तो यही लगता ना कि अरे यार, अब क्या हुआ, दीदी से अब ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा एगो सेटिस्फाई नहीं करता है पुरुषों का, ठीक है, जो वो पुराने ख्यालों में जीते रहे, जो अभी पुरातन सभ्यता को मानते हैं। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई, ठीक है। रजिया के बारे में सिराज के विचार, थोड़ा था, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। अब देखो कहां से जोड़ दिया, ईश्वर से जोड़ दिया, इतने गधे हैं साले, ईश्वर से जोड़ दिया। आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। सोचो कितनी गलत बात है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यारा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ठीक है। तो कुछ चीजों तो ठीक कहता है कि जब रचना की ईश्वर ने और उसको इतने सारे गुण दिए तो मर्दों की सूची में डालना चाहिए उसको, उसको स्त्री क्यों बनाया, ठीक है। और स्त्री बनाया तो पुरुषों के अधीन होना चाहिए, कामुक होना चाहिए, है ना। वो जो उस समय की परिभाषित है ना, उस समय कामुक स्त्री होनी चाहिए जो हमेशा पुरुषों की गुलामी करती रहे, है ना। वो कहे उठे तो वो कहे उठ जाए, वो कहे बैठे तो बैठ जाए, ठीक है। तो ये सब होता था, तो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। तो ये सारी बातें कहता है। रजिया ने अपने एबिली को सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान की इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश राज्य था। आपने काकतीय वंश का नाम सुना होगा, रुद्रमा देवी, है ना। मूवी आप भी देख सकते हैं, साउथ इंडिया की मूवी है, अ, उसमें देख सकते हैं। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, और एक महिला शासक थी। कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है। अब मेहनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त करना है। क्या आपको लगता है रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि समाज ही क्या था, कुंद था, उसकी बुद्धि क्या थी, कुंद थी। वो उतना ज्यादा वर्तमान के हिसाब से नहीं था। बात समझ में आ गई? पर आज भी अभी महिलाओं के लिए काफी बंधेज जीवन शैली है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया। तो कुछ और महिला शासक थी, जैसे 1262 से 1289 रुद्रमा देवी। और रुद्रमा देवी बाद में शासक हुई। सबसे पहली शासक जो थी रानी दिद्दा थी, कश्मीर की महिला शासक थी, दी बड़ी बहन के नाम से प्रसिद्ध थी। दूसरी महिला जो आई वो आई तुम्हारी रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक 4 साल के कार्यकाल में रही, लेकिन एक महान शासक के रूप में वो प्रसिद्ध हुई। जनता उसको बहुत स्नेह देती थी, ठीक है। और उसकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद फिर काकतीय राजकुमारी आई रुद्रमा देवी, लेकिन ये
पहले पुरुष के रूप में शासन करती है। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर के साम्राज्य थे। अब शमसुद्दीन इल्तमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर राजकोट, नंदाना, लाहौर, ये भी प्रमुख केंद्र था। मुल्तान, उच्च, तबर हिंद, कोराम, ये सारे बदायूं, ग्वालियर, रणथंभौर, बनारस, अवध, लखनौती, लखनौती तक वो पूर्वी भारत में जीत चुका था। वर्तमान में शायद असम के आसपास का हिस्सा पड़ता है। ठीक है। ये अजमेर वगैरह, रणथंभौर, देवाल, यहाँ तक शमसुद्दीन इल्तमिश ने क्या किए थे, अभियान किए थे। ये भीतरी किसी शहर बंदरगाह के आसपास के इलाके सेवाओं की पूर्व यानी गैरिसन किले पर बताओ जहाँ सैनिक रहते थे। गैरिसन शहर देखा होगा जो आज जिसको हम जैसे कैंट एरिया होता है ना वर्तमान में, जहाँ सेना रहती है, तो उसी तरह गैरिसन शहर होते थे जहाँ सैनिकों का बसाव होता था, सैनिक के परिवार वगैरह रहते थे। वर्तमान में हम कैंट देख सकते हैं, जैसे कैंट वगैरह होती है ना आर्मी, तो वो देख सकते हैं। आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों शहर अच्छे टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। यानी राजा कहाँ रहता था, एक बहुत बड़ा लाल किला आपने देखा, वहां सेना वगैरह रहती थी, कुछ आम शहरी जन लोग रहते थे, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद के लिए व्यापार, कर, लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। किसे? गैरिसनों को। दिल्ली से सुदूर बंगाल, सिंध, गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक खराब मौसम में उनसे संपर्क के नाजुक से छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों, सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। इसका विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में हुआ। देखो उस समय होता भी ये था कि सेना नहीं थी इतनी ज्यादा, मतलब थी, वो अरबी तुर्की वगैरह थे, भारत की सेना को इनमें नहीं रखा जाता था। तो क्या हुआ, चाहे वो पश्चिमी द्वार हो, है ना, अफगानिस्तान वाला एरिया, चाहे वो पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत हो, दक्षिण का एरिया हो, तो सुल्तानों का यहाँ जब नाजुक वक्त आता था ना, तो यहाँ से उनका संपर्क टूट जाता था। और जैसे ही संपर्क टूटता था, तो वहाँ के जो सामंत, सूबेदार वगैरह होते थे ना छोटे छोटे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर शासन करने लगते थे। और जब वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित करेंगे, तो जो कर इकट्ठा होगा, जो नजराना होगा, वो राजा को नहीं देंगे, और राजा को नहीं देंगे तो राजा व्यवस्था कैसे बनाएगा। ये सारी चीजें होती थी। लेकिन फिर गयासुद्दीन बलबन इतना कट्टर शासक था, रखते उन लौह की नीति का पालन किया, है ना। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, इसने तो बड़ा चेंजेस किए। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में चेंजेस और ज्यादा बढ़े। तो इन शासकों ने केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की। इसके पहले जो शासक थे ना, उनकी सत्ता बहुत ज्यादा केंद्रीकृत नहीं थी, विकेंद्रीकृत थी, लोगों पर ज्यादा भरोसा रखते थे। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अगर राजधानी मजबूत होगी, तो अन्य शहर भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों, चारावाहों को उनके पर्यावरण से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है। पहले भी होता था, खदेड़ दिया गया, वह जमीन किसानों को दे दी गई, कृषिकारों को प्रोत्साहन दिया गया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले और शहर बनवाए जाने लगे। ठीक है, समझ में आई। यानी जो व्यवस्था थी चेंज हो गई, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। ठीक है, बढ़ाया गया, अभी इतना था अब इतना कर दिया गया। नए नए शहर बसने लगे, और शहर बसने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, कर के माध्यम से, है ना। इसलिए क्या किया गया, थोड़ा नियंत्रण और बढ़ाया जाना लगा। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली। दक्षिण भारत में सूरमा बहुत था। तो जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आक्रमण किया अपने एक सेनापति की मदद से, तो वहां से बहुत सारा, वहां पर अधिकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें वहां से लूट मार करके दिल्ली लेके आए। सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र और इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीता जा चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया।
सूबेदार का मुकद्दम हो, यानी खुद तो मुकद्दम और चौधरी फैसला सुनाते थे, साथ ही किसानों कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किस थे तक और कितना प्रभावित था, ये तो आगे की बात है। अब अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का अभियान देख सकते हो, ये दिल्ली, ठीक है, 1299 पर गुजरात थे, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जहां पद्मावती की कहानी प्रचलित है ना। 1301 में रणथंभौर को जीता, मांडू 1305 देवगिरी के यादव को हराया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उस समय नहीं हुआ था। फिर 1311 में वांगल काकतीय राजवंश पर आक्रमण किया, कड़ा पर आक्रमण किया 1302 1303 के आसपास, 1296 के आसपास एक आक्रमण हुआ लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो 1310 से 1311 के बीच में द्वार समुद्र, होयसल, तंजावुर, मदुरै, पांड्य यहाँ पर आक्रमण किए। ये यहाँ पर क्या हुआ, शासन नहीं स्थापित किया, जीत करके धन वन लेकर के वापस आ गए इनके सेनापति। बात समझ में आ गई। तो ये इसके अभियान थे, इसके बहुत ज्यादा अभियान है। अभी एक 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार जिसके बारे में कहते हैं, ये देखो कुतुब मीनार है, यहीं पर आपका वो लौह स्तंभ की कहानी पढ़ी थी ना, यहीं पर आपका लौह स्तंभ है। हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी क्लास 12 में हमने इसको देखा था, यहाँ पर लौह स्तंभ गड़ा हुआ। और ये पुराने किले हैं जो बाद के कालों में बने लेकिन पूरे नहीं बन सके। ये मेन गेट है जहाँ से अंदर आया जाता है, ये एक गेट है ना, इधर से एक गेट है, इधर खाली मैदान पड़ा हुआ है और काफी बड़ी जगहों पर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जाकर के आप यहाँ देखेंगे। मीनार या जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहरों में है, स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली पूना पुराना शहर का नाम दिया गया। इस मस्जिद इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, देखो इसकी शुरुआत ऐबक ने शुरू करी थी, ठीक है। बाद में इसको बनवाने का काम इल्तुतमिश ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें थोड़ा क्षति हो गई थी, क्षति का निर्माण कराया और विस्तार करा दिया। मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इधर बनवाने की कोशिश की थी लेकिन बनवा नहीं पाया। मस्जिद का अरबी शब्द है जिसका शब्द होता है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं, ठीक है, यानी वो नमाज अदा करते हैं ना, बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद ए सामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। जैसे हिंदू धर्म में धर्मोपदेश दिए जाते हैं, बहुत सारे बाबा हैं, है ना, तो उसी तरह इसमें भी इमाम क्या करता है, नमाज के दौरान धर्मोपदेश देता है। मुसलमान मक्का की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, यानी पश्चिम की तरफ। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। ये सब याद रखना, मध्यकाल के ये काफी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। आगे बात समझ में, तो मक्का की तरफ मुंह करके वो क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, हम पूर्व की तरफ, है ना, तो दिशाएं आगे पीछे हो गई। अब जिसका जो स्थान, मतलब क्या कहते हैं, जिसका जो स्थान बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल के लोग में प्रसिद्ध है, वो उसी तरफ याद करके क्या करता है, काम करता है, ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद या मोहम्मद राज्यकाल में दिल्ली में एक नई राजधानी जहां बना, विश्व की शरण स्थली जिसको कहते हैं, बनाई गई थी, ठीक है, ये वाली। ओके, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप में शहरें व मस्जिदों बनवाई, इनमें उनके मुसलमान इस्लाम के रक्षक होने का दावों का बल मिलता है। समान आचार संहिता, आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने के लिए भी मस्जिदें सहायक थी। जैसे मंदिर, मंदिर निर्माण क्यों किया जाता है, क्योंकि एकात्मकता का बोध होता है। ये मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में के मंत्री द्वारा बनाई गई ये मोट की मस्जिद है, ठीक है। ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित, और 1526 में गुलाम वंश आ गया था, तो ये लोदी वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो वास्तुकला है ना, उसमें थोड़ा अलगाव आया पुरानी वास्तुकला के, ठीक है। और दिल्ली के साथ शाहजहां की मस्जिदें में दिखाई देती बहुत सारी चीजें हैं स्थापत्य के क्षेत्र में, उसको हम स्थापत्य वाले चैप्टर में देखेंगे।
अब प्रशासन पर एक नजर डालते हैं। सल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों प्रशासकों की जरूरत थी। जैसे मौर्य साम्राज्य आपने सुना था, गुप्त साम्राज्य सुना था। अगर प्रशासक अच्छे नहीं होंगे, सेनानायक अच्छे नहीं होंगे, सेना अच्छी नहीं होगी, सामंत अच्छे नहीं होंगे, तो शासन कैसे व्यवस्थित रूप में होगा। और शासन को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जहां पर जो जिन लोगों को स्थापित करना है उनको तो बेहतर करना पड़ेगा। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना चाहते पसंद करते थे। ठीक है, जैसे चालीसा दल बनाया था, इसमें ज्यादातर गुलाम होते थे, बड़े बड़े पद इन्हीं के पास होते थे। लेकिन बलबन ने वो चालीसा दल समाप्त कर दिया। उसको लगता है कि ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह बंद कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। राज्य उन्हें कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। और ज्यादातर ये जो बंदगा होते थे ना, वो एक ही जो उनको खरीदता था ना, उसी के प्रति वफादार होते थे। उनके बच्चों के प्रति वफादार कम ही होते थे। दिल्ली सल्तनत में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, ठीक है, कि महिलाओं पर हाथ डालने वाले के क्या करते हैं, हाथ नहीं काटते, उसका गला काट देते हैं। मतलब साफ है ना। वो बड़ा डायलॉग प्रचलित हुआ कि देवसेना महिलाओं पर हाथ डालने वाले के हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। बड़ी तालियां पीटी गई थी। लेकिन जो रियलिस्टिक दुनिया है ना, यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कानून कड़े नहीं होंगे तो लोग के अंदर डर नहीं होगा, डर नहीं होगा तो व्यवस्था ठीक से चल नहीं पाएगी। तो उसी तरह इस समय जो सैनिक होते थे ना, जो तुम्हारे सूबेदार जिनको नियुक्त किया जाता था, जो गुलाम होते थे, ये एक ही राजा के प्रति वफादार होते थे। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी, बाहुबली में क्या हुआ, जो कटप्पा थे वो सबके प्रति वफादार होते हैं और कभी भी इधर उधर नहीं करते हैं। और महारानी के कहने पर देखो बाहुबली को मार देते हैं। बात समझ में आ गई है ना। तो वो एक कहानी है। लेकिन जनरली इन भाषाओं में इन गुलाम वंश के शासकों में ऐसा ही कम ही देखा जाता था। राजनीतिक पदों पर काम करते थे, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता था, पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे। सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाते थे। यानी जब विश्वास आप बनाओगे तो दोनों तरफ से विश्वास बनेगा। बेटों को से बढ़कर गुलाम हो जाते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती, जिन गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। ठीक है, ये एक कहानी है, बताई गई है। इतना ज्यादा माना जाता था गुलामों को। अब जब बेटों से बढ़कर गुलाम हो गया तो गुलाम क्या करेगा, वो भी तो हक अदा करने का काम करेगा। जैसे आप ऐबक को देख सकते हो। ऐबक क्या था, गुलाम था। इल्तुतमिश क्या था, गुलाम था। गुलामों का गुलाम था, ये तो ऐबक का गुलाम था। इतने विश्वास पात्र थे, शासन सत्ता इनके अंडर में चली गई। आज से जो किसी अन्य संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर हो, जैसे आप अपने माता पिता पर निर्भर हो, तो आप उनके पर आश्रित हो। खलजी और तुगलक वंश शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। खिलजी और तुगलक शासक और गुलाम जो है ना, 1947 तक किसी न किसी दास के रूप में, है ना, प्राचीन काल से लेकर के यहाँ तक चलते रहे। बाद में धीरे धीरे कानून व्यवस्था के माध्यम से इनको समाप्त किया गया। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। कौन, खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने। ये क्या करते थे, योग्यता के आधार पर सिर्फ ऐसे उच्च कुल के तुर्की लोगों को ही शासन सत्ता देते थे। भारत के निम्न मुसलमान हिंदू वर्ग को भी क्या करते थे, ये लोग शासन सत्ता में भागीदार बनाते थे और बड़े बड़े पदों पर बैठाते थे। ठीक है, ऐसे लोगों को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। भाई जो तुर्की वंश के लोग थे ना, वो खपा होने लगे खिलजी और तुगलकों से कि भाई जो हमारा अधिकार है, हमें तो वंश के आधार पर, हमें जन्म के आधार पर अधिकार मिले हैं, अल्लाह ने हमें अधिकार दिए हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन खिलजी क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी तो इस मामले में काफी निपुण था। उसने क्या किया, जो योग्य व्यक्ति थे उन्हीं को क्या किया, अच्छे अच्छे पदों पर बिठाया।
गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। यानी जो उनके बच्चे थे, जब वो शासन सत्ता की भागीदारी करने के लिए लड़ते झगड़ते थे तो उनका साथ नहीं देते थे। वो क्या करते थे, खुद शासन सत्ता पे अपना काबिज होना चाहते थे। सॉरी, नए सुल्तानों अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी शासन, देखो सबके अपने अपने गुलाम होते हैं, तो जो नए नए शासक आएंगे ना, उनके भी अपने शासक वगैरह गुलाम वगैरह भी होंगे। अब जब उनके शासक वगैरह गुलाम होंगे तो वो भी तो भाई उन पर भरोसा कौन करेंगे, वो अपने अपने वालों पे भरोसा करेंगे। प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच तकरार शुरू हो जाती थी। अब जैसे मान लिया ये एक राजा था, ये राजा के 4 विश्वास पात्र लोग थे। अब राजा बी आया, उसके भी 4 विश्वास पात्र लोग हैं। तो बी क्या करेगा, पहले इन्हीं पे भरोसा करेगा, बाद में इनको करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनकी शक्ति कमजोर होगी, इनकी बढ़ जाएगी, तो आपस में क्या होंगे, लड़ेंगे ना, क्लैश होने लगेगा। ठीक है। पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। उनका कहना था जो तुर्की शुद्ध मुसलमान है उन्हीं को इन पदों पर बैठने का अधिकार है। जो भारतीय निचले कुल के मुसलमान है ना, उनको इन पदों पर बैठने के लिए वो योग्य नहीं है, तो इसलिए वो राजा की आलोचना करते थे। अब जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन अजीज कुमार नामक एक कलाल, शराब बनाने वाले और बेचने वाले, हज्जाम नामक एक नाई, मन का तबीत बनाने वाले बावर्ची और लट्ठा, और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। ठीक है। 14वीं सदी के मध्य इतिहास ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक विवेश के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में पेश किया है। यानी जो नाई आया, ठीक है, बावर्ची, उसके बाद शराब बनाने वाला, इन लोगों को जो ऊंचे पदों पर दिया ना, तो ये कौन था, एक जियाउद्दीन बर्नी नाम का गधा। इसने क्या किया, ये क्षमता के उदाहरणों को प्रस्तुत किया कि उसका मानना था उच्च वंश के लोग भी क्या करेंगे, बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठने के काबिल हैं, ये छोटे लोग नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जन्म के आधार पर अधिकार मिले हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है। क्योंकि पूजा करने का या पुजारी बनने का अधिकार किसका, ब्राह्मण का है। पुराने जमाने में बड़ा होता था, वर्तमान में तो धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन पहले के जमाने में बहुत होता था। और लोग क्या करते थे, विरोध भी करते थे। अगर कोई उनसे दूसरे व्यक्ति जाति के व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए बुला लेता था तो मारपीट भी हो जाती रही होगी। तो उसी तरह जियाउद्दीन बर्नी भी मानता था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए। ये इलाके इक्ता, अब एक इक्ता व्यवस्था आ गई। इक्ता व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था की तरह है, या सामंती व्यवस्था की ही तरह है। ठीक है, बस थोड़े अधिकार में थोड़ा सा अंतर। इन्हें संभालने वाले अधिकार को इक्तेदार या मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तो, यानी उस क्षेत्र, इक्ता मतलब उस क्षेत्र का जो प्रमुख होता था उसे इक्तेदार कहा जाता था, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये न्याय भी करता था इक्तेदार। और क्या करता था, और जो कानून व्यवस्था थी ना, कानून व्यवस्था का भी संचालन करना था, पुलिस का भी काम करता था। और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से वसूली किया करता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से भी अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका वंश, उनका पद परंपरा से न चले। ठीक है, अगर किसी को वंश के आधार पर उसकी वित्ता से, मान लिया ट्रांसफर होता रहता है आपका, सरकारी नौकरी में आपका ट्रांसफर क्यों होता रहता है कि आप ज्यादातर तो क्या करते हैं, अब मान लिया कलेक्टर साहब का तबादला उनके अपने शहर में हो गया, तो वो क्या करेंगे, अपने लोगों को ज्यादा ध्यान देंगे और कुम दबा के पैसा इकट्ठा करेंगे, लोगों से अच्छी उनकी उठा बैठक हो जाएगी, तो कलेक्टर का ट्रांसफर हर 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने में कर दिया जाता है। इससे क्या हो, उनका प्रभाव बना रहे और वो ज्यादा लोगों से दोस्ती यारी ना कर पाए, जिससे शासन में कोई प्रकार की दिक्कत ना खड़ी हो। तो उसी तरह मुफ्ती लोगों पर, इक्तेदारों पर अगर नियंत्रण रखना होता था तो उन्हें क्या करना पड़ता था, ट्रांसफर करते रहना।
बदल बदल के एकता देना पड़ता था, और जब वो गलत करें तो उनकी एकता को छीन लिया जाता था। पर हम सर न चले और इन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद इसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठिन नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता। मुफ्ती द्वारा एकत्रित किए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य का एक लेखाधिकारी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे, न सैनिकों की संख्या बढ़ाए, न जो राजा ने निर्धारित किया लगान है उसको बढ़ाए। आतंकित इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों, अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर दिया। अब अलाउद्दीन की जो चौधरी लोग होते थे ना, हिंदू धर्म के चौधरी, गुप्त, मुकद्दम, ये सामंती प्रकार हैं, ये तीनों लोगों से कर इकट्ठा करने लगे। ठीक है, वो राजस्व के निर्धारण वसूली का कार्य को अपने राज्य के नियंत्रण में ले आया, और पूरा नहीं लाया, केंद्रीय स्तर का लाया होगा, पूरे राज्य का अपने नियंत्रण में कहाँ ले गया। कर लगाने के अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जो गुप्त मुकद्दम चौधरी थे ना, ये भी कर देने लगे। सुल्तानों के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, ऐसा पहली बार हो रहा था। उनका हिसाब किताब रखने जाने लगा। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण कर वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। जो पुराने जमींदार और सामंत वगैरह थे, कर तीन तरह के कर थे। क्रस्पर कर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर घरों पर घर ही कर, है ना। तो ये तीन प्रकार के प्रमुख कर थे। खराज, क्रस्पर लगा कर होता था। उपमहाद्वीप में काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कथित था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी अंदर नहीं घुस पाती थी, तो वहां भी स्वतंत्र रूप से लोग करते थे। अपना शासन जमा लिया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमा लेते थे। लेकिन अधिकार क्या होता ना, केंद्रीय सत्ता मजबूत जब हुई है, जैसे क्या होता है, जैसे वर्तमान की बात करें, कोरोना का टाइम आया, जब पुलिस आपके घर के आसपास राउंड लगाती है तो आप एकदम सरेंडर हो जाते हो, चुपचाप बैठ जाते हो। लेकिन पुलिस जहां गई तो फिर आपने वही, तो जब तक आपके सामने, जैसे कि टीचर क्लास में होता है तो बच्चे शांत रहते हैं, टीचर जया नहीं, उत्पात शुरू हो गया, चाहे जितना मारो पीटो। तो उसी तरह खिलजी तुगलक जैसे शासकों ने क्या किया, जो ये बाहरी क्षेत्र थे ना, इन पर नियंत्रण करने का प्रयास तो किया, दक्षिण भारत को विजित किया। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत को छोड़ करके फिर वापस आया ना, तो वहां के लोगों ने फिर क्या किया, फिर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। और अधिकार जब कर लिया तो वो नजराना कर वगैरह देना बंद करने लगे, जिससे राजा को नुकसान हुआ। राजा फिर युद्ध करने गया। तो ये सारी चीजें होती थी। अब सरदार और उसकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के लिए कर रहते थे। कौन? सरदार या सामंत। कभी कभी बांस के झुरमुटों में, भारत में बांस का पुल खुला नहीं होता था, यानी जो बांस के अंदर छेद होता है ना, नहीं होता था। ये कहता है कि भारत में बांस कठोर होता था, जिससे लठ बनता था, लाठी वाला बांस होता था। ये जो मोटा बांस आता है ना, जिससे सीढ़ी वगैरह बनाई जाती है, शटरिंग के कामों में लाया जाता है, ये नहीं होता था। ये बाहर से आया है। यह बहुत बड़ा होता है। इसके इलाके अलग अलग हिस्से में आपस में घुसे होते थे। बांस का पेड़ देखा है, कई नीचे से झुरमुट निकलते हैं और आपस में गुथे हुए थे, आपस में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरे ना, झुके ना। आग का भी असर नहीं होता। वो कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, उनके लिए ये इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे होने से उनके मवेशी फसल रखते हैं। अंदर पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता है। सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर पर तैयार किए गए औजारों से बांस काट डालती है। इन सरदारों को सरेंडर करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता होगा। अब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईरान में प्राक्सासियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान है, हमला किया। इसके शीघ्र वह दिल्ली सल्तनत उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे पड़ गए।
यूपीएससी में ये मंगोलों के आक्रमण के संबंध में 4 कथन पूछे गए थे, बताना था आपको कौन सा सही है कौन सा गलत, कितने युग में सही है। देख लो किसके काल में हुए, खलजी के और तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली मंगोलों के धावे बढ़ गए। यानी पहले जब धावे होते थे ना मंगोलों के, कम होते थे, इस समय बहुत ज्यादा हो गए। इतनी बड़ी इस विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया वो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 के भी 1303 में। इसका सामना करने के लिए एक विशाल सेना खड़ी की। सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोलों से सेना परास्त हो गए। तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर ऐसा विश्वास था कि उसने ट्राक्स आसियाना या उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली। स्थायी सेना तैयार करना उसका एक आक्रामक कदम था, लेकिन वो ज्यादा सटीक नहीं हुआ, इससे इसको नुकसान ही हुआ। ठीक है, नुकसान ही हुआ। सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया, जो सीरी का किला नाम से जाना जाता है। ठीक है, गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों को सबसे पुराने दिल्ली पूर्णा के निवासियों को खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी में भेज दिया। दिल्ली से दौलताबाद भेज दिया, राजधानी दौलताबाद। वो तो कहते ना, क्या यार दिल्ली से दौलताबाद कर रहे हो। ये भी असफल योजना थी, ये भी असफल, ये भी असफल, इसका कोई फायदा नहीं मिला। सैनिकों का पेट भरने की समस्या गम बीज भूमि के कर के रूप में खेती से पैदावार इकट्ठी करके हल किया। पैदावार का 50% कर के हिस्से में लेना लगा, कर बढ़ा दिया। बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण रखा। ठीक है, कि रेट न बढ़ने पाए। सेना को खिलाने के लिए उसके इलाकों में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर लगाया और उसी समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ये भी असफल रहा। ठीक है, समझ रहे हो। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया। अब एकता व्यवस्था नहीं थी, यानी उनको जमीन नहीं दी जाती थी, अब नगद वेतन दिया जाने लगा और कर नगद के रूप में वसूल किया जाने लगा। और खरीदते थे और असंख्य व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, बाजार नियंत्रण किया और जो खाने पीने की चीजें थी उनकी कीमतें निर्धारित कर दी। अब इस कीमतों से ज्यादा व्यापारी नहीं बेच सकते थे, ज्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों के नियंत्रण करने की जगह पर उसने क्या किया, टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा, जैसे वर्तमान में 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट चलता है, सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी जिसको बोलते हैं, वो चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। और इसने क्या किया, जो इनकी टकसाल थी ना, तो वो टकसाल और लोगों ने बना ली, तो फर्जी सिक्के भी आ गए। और इस समय के लोगों पर मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चित्र थे, सोने चांदी के सिक्के बचा कर रख लेते थे और तमाम कर इस टोकन मुद्रा में ही चुकाते थे। धीरे धीरे टोकन मुद्रा में जाली सिक्के भी इतनी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ये भी योजना क्या हुई, असफल हो गई। अब प्रशासनिक कदम उठाया। इतिहासकारों ने कीमतों की कमी, बाजार वस्तुओं को तलफत से आपूर्ति, उसके शासनकाल की प्रशंसा की है। यानी इसको जो अ, आपूर्ति व्यवस्था थी, बाजार व्यवस्था, कीमत नियंत्रण, इसकी बड़ी तारीफ की और मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित हो गया। ये बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि उस समय दिया था जब कश्मीर में बर्फ गिर रही थी। तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए, चाहे वो राजधानी में परिवर्तन हो या फिर सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए नई मुद्रा का छापने का कदम हो, ठीक है, तो ये सारे कदम उसके असफल ही रहे। उसने कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना दोआब अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और तथा टोकन मुद्रा भी वापस लेना पड़ा। तो ये पूर्ण रूप से क्या रहा, असफल रहा। लेकिन अन्य सुल्तानों ने धीरे धीरे इसको भी फॉलो किया और काफी चीजों में बदलाव किया। लेकिन हम कभी नहीं भूल जाते, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई।
ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, कि हम वहां फतेह करेंगे। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, अपनी सुरक्षा पर कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे कि सीधे हम आक्रमण ही करेंगे, योजना बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी काम खटाई में पड़ गया और समाप्त हो गया। फिर 15वीं 16वीं सल्तनत 1526 तक दिल्ली आगरा पर सैयद लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े हुए। यानी ये क्या थे? ये धीरे धीरे केंद्रीकृत जो सत्ता थी ना, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई तुगलकों के बाद। और जब समाप्त हो गई तो क्या हुआ? छोटे छोटे बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, जौनपुर, है ना, दक्षिण भारत में स्वतंत्र तक उठ खड़े हुए। राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासकों के समूह भी उभर आए। जब भी देखा आपने इतिहास में, जब भी केंद्रीकृत सत्ता कमजोर होगी तो नए नए राजवंशों का क्या होगा? उदय हो जाएगा। ये आपको समझना है। ओके। फिर शेरशाह सूरी आया। छोटे थे पर शक्तिशाली थे, उसका शासन बहुत कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। 1540 से 45 बिहार पर अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने उन्नत की और मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56 दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, जिसे सूरी वंश के नाम से जाना जाता है। केवल 15 वर्ष 40 से 55 और पुनः शेरशाह वो हुमायूं आ गया था। अलाउद्दीन खलजी वाले इलाकों की तरह अपनाकर उसने, और भी उसका प्रशासन बड़ा चुस्त था। अकबर ने इसके जो प्रशासन था ना, उसको फॉलो किया था। से मांगे उसने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है। अब 3 श्रेणियां: ईश्वरीय शांति, नाइट, धर्म युद्ध। 4 पर 11वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, यानी प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन था? ईसाई वर्ग, इसको पोप के नाम से जानते हैं। द्वितीय स्टेट में योद्धा, प्रार्थना करने, युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला। तीसरे स्टेट में किसान, दास्तकार, शिल्पकार, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। ये फ्रांस की थी, बाद में समाप्त किया गया। ये क्या करता था? शासन सत्ता चलाता था, कर भी लेता था, ये भी कर लेता था। कर चुकाने का दायित्व इनके ऊपर था। तो फ्रांस की एक कहानी है। प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती। विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह बना। इन सेनाओं को, योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि धर्म और ईश्वर की सेवा के में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख कर उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया। सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रुसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर धर्म की सेवा के लिए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में 1 सदी योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी में तक कुलीन वर्ग के लोगों को भी नाइट कहा कहलाना करने लगा था। यानी नाइट जो थे ना, वो एक ऐसे वर्ग से आते थे जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फ्रांस और जर्मनी वगैरह में भी धीरे धीरे नाइटों को कुलीन वर्ग में रखा जाने लगा। ठीक है। तो 3 वर्ग थे। पहला जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, पोप वगैरह जिनको कहते थे। दूसरा वर्ग योद्धाओं का था। तीसरा किसानों, दास्तकारों, शिल्पकारियों का था, कवियों का था और लेखकों का था। ठीक है। और एक वर्ग और बना जिसको हम नाइट के नाम से जानते हैं। योद्धाओं का एक नया समूह था। तो ये पोप के अंडर में काम करता था। पोप जो इस्लाम धर्म प्रचारक थे, उनकी हत्या करने के लिए इनका उपयोग करता था और ईश्वरीय शांति शांति की धारणा के प्रचार को बल देता था और कहता था कि नहीं, जो हम कहेंगे वही सत्य होगा। और ये धर्म और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित योद्धा थे। ठीक है। ये समझ गए। पहले इनको हैसियत इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में इनको कुलीन वर्ग के लोग भी जब अपने आप को नाइट कहने लगे, तब धीरे धीरे इनकी हैसियत में बदलाव आ गया। ठीक है। अब दिल्ली में पहले पहल शासन किसने स्थापित किया? तो किसने किया था? तोमर राजवंश। फिर चौहान आए और फिर आए
तुर्की। ठीक है। शासनकाल के प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। सबसे अधिक विस्तार हुआ खिलजी के शासनकाल में, सबसे एक बतूता भारत किस देश से? मोरक्को से आया था भाई। ये करना है आपको। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? भाई किसानों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब वो कर कहाँ से आएगा? सल्तनत की भीतरी बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा का मतलब इनर, और बाहरी सीमा का मतलब आउटर जोन। मुक्ति के करते मंगोल आक्रमणों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बताना है। क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते थे? देते थे, कम देते, बहुत कम देते थे। उस समय आम जनता के लिए इतिहास नहीं लिखा जाता था, ज्यादातर राजनीतिक इतिहास लिखा जाता था। रजिया सुल्तान के बारे में आपको देना है, जंगलों को क्यों काट देना चाहते थे? आज भी जंगल को, क्या आज भी जंगल उन्हीं के कारण से काटे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ अन्य कारण नहीं। ये सब करना है आपको, पढ़ना है। उसके बाद हम अगला मुगल साम्राज्य देखेंगे। एकता व्यवस्था क्या है? तारीख, गैरिसन शहर, मंगोल, लिंग, खराज, लश्कर। लिंग भेद जो होता था, मंगोल आक्रमणकारी थे, गैरिसन सैनिक, बस्ती वर्तमान में जिसे हम कैंट एरिया, तारीख एकता। ठीक है। सामंती जमींदारी व्यवस्था का एक रूप थी, बाद में यही मनसबदारी बन जाएगी। ठीक है। मुगल काल में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? सल्तनत काल पढ़िए, कैसा लगा बताइए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।